गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी यस सर। सर, आ रही है। जी सर। वेरी गुड। तो मेरा आने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन, अभी तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ सर। किसको दिक्कत है भाई? दिक्कत नाम बताओ, किसको दिक्कत है? अरे हाँ बोल के गायब हो गए सब। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर सर। मुझे है दिक्कत। हाँ गुरमीत बोलना भाई, क्या दिक्कत है? सर वो ये जो एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें जो इस लाइबिलिटी और एक्सपेंस, इसमें दिक्कत है। जो आपने वो कल बात बताई थी ना, वो नहीं समझा, फिर से बोलो। सर वो जो लाइबिलिटी और एक्सपेंस में दिक्कत है सर। लाइबिलिटी और एक्सपेंस में दिक्कत है? हाँ, वो जो एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग जब आप जनरल एंट्री करा, मतलब वो सिखा रहे थे, वो कॉलम और वो बताओ। वाली चीज, वो बस वही दिक्कत है, बस और कुछ नहीं। और किसी की कोई दिक्कत? किसी और को कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ पीड़ा? तो जो एंट्री नहीं सर। पास करा है तो दोबारा रिवाइज करा दीजिए। हाँ जी, पहले तो नाम बोला करो, बोल कौन रहा है? सर मोनू। हाँ बोल भाई मोनू। सर ये एंट्री जो पास करवाया ना लास्ट में, उसका तो वो वाला रिवाइज बता क्या दीजिए। चीज रिवाइज करा दीजिएगा? वो सर जो लास्ट में बताए थे आप। एंट्रीज जो बता रहा था, एंट्रीज जो बता हाँ रहा था यस मैं। भाई यस। वो एंट्रीज सारी मन की थी भाई, याद थोड़ी है मेरे को। अब मैं एंट्रीज की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना एक दो दिन में, क्यों हड़बड़ा रहा है? डाउट पूछ रहा हूँ, डाउट है कुछ तो बताओ। डाउट जैसे गुरमीत का डाउट आया, और कोई डाउट नहीं है? चलो, एक बारी सबको ध्यान देंगे जिनको जिनको दुख तकलीफ था इस चीज में। भाई गुरमीत, जी ड्राइंग तुम्हारी आज बनेगी अच्छी वाली, ठीक है? ठीक है। ये मस्त अपना गुरमीत है भाई, सबको ये समझ में आ रहा है? सभी ध्यान देना। सही है गुरमीत सही है सर। और ये भी गुरमीत, ठीक है? दोनों ही गुरमीत है, ठीक है? भाई गुरमीत तुमको दो बार सोचना है, तुमको दो बार सोचना है, ठीक है? पहले ऊपर वाले में सोचो, ठीक है? फर्स्ट, ये तुम यहाँ पे गए एक सामान खरीदने, ये है एक शॉप, ठीक है? जी ठीक है, तुम यहाँ पे गए एक सामान खरीदने, तुमने 200 रुपए का सामान खरीदा और तुमने ये सामान खरीदने के बाद इनको पेमेंट नहीं किया, शॉप को पेमेंट नहीं किया, तो क्या ये 200 रुपए की तुम्हारी लाइबिलिटी है इनको पे करना? ये सर, ये हाँ? यस लाइबिलिटी सर। है हमारी। हाँ जी, लाइबिलिटी है सर ये मेरी। लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी यहाँ पे तुम्हारी बढ़ रही है अगर, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जी ठीक है? क्योंकि लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। अब अगर तुम इसको पे करोगे तो तुम क्या बोलोगे कि जो भी इस दुकान का नाम है उसको तुम जो जिस नाम से मान लो ये इस शॉप का नाम जो है शॉप अकाउंट है, ठीक है? तो तुम क्या करोगे, शॉप अकाउंट को डेबिट करोगे, क्यों? क्योंकि तुमको अपनी लाइबिलिटी कम करनी है। ये वाली कुछ करनी है, ये वाली ला। भाई गुरमीत ध्यान दोगे? जी ध्यान दोगे? जी। ध्यान दोगे इधर तब तो समझ में आएगा। हाँ जी सर, जी सर। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा ये शॉप अकाउंट करके तुमने एक लाइबिलिटी क्रिएट की, जो लाइबिलिटी बढ़ गई तो तुमने उसको क्रेडिट किया होगा, क्योंकि 200 रुपए जी की लाइबिलिटी तुम्हें पे करनी थी, ठीक है? जी सर। अब तुम अगर ये शॉप अकाउंट को तुम लाइबिलिटी पे करो, मतलब तुम्हारी लाइबिलिटी घट रही है, तो तुम शॉप अकाउंट को डेबिट करोगे। जी तो शॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक से तुम्हारा पैसा गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारा बैंक यहाँ घट रहा है, एसेट घट रहा है। जी। दो हाँ, सौ एसेट रुपए कट दो रहा सौ है। रुपए ये तुम्हारी लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है? जी अब यही तुम यहाँ पे, ये तुम इस एक बिजनेस है जिसके तुम ओनर हो, ठीक है? जी और तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है? इन एम्प्लॉय को जो तुम सैलरी पे करोगे, वो सैलरी तुम्हारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है भाई। एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब खर्चा है। अगर ये खर्चा ना करो तो क्या तुम सैलरी पे, तुम्हारे लोग तुम्हारे पास काम करेंगे? नो सर। तो जब काम नहीं करेंगे तो सैलरी एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब बुक करते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना।
क्योंकि तुम एक बात बताओ, आज तुमने 200 रुपए खर्चा किए, अब तुम कल 400 रुपए खर्चा करोगे तो क्या बोलोगे कि तुम्हारा एक्सपेंस घट रहा है कि तुम्हारा एक्सपेंस बढ़ रहा है? बढ़ रहा बढ़ रहा है बोलोगे ना। तो वैसे ही सैलरी भी एक एक्सपेंस है, जो कि तुम 35,000 मान लो किसी को सैलरी, तो हर महीने 35,000, तो 35,000 से तुम्हारी सैलरी जो दे रहे हो तुम्हारा एक्सपेंस बढ़ रहा है ना। इसलिए सैलरी अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहा है टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया आज? जी जी सर, समझ में आ और, गया। और किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का नाम क्या था, बेसिक्स ऑफ टैली पार्ट 1। ठीक है, आज हम आप लोगों को लाएंगे टैली पे, कि टैली दिखता कैसा है। बहुत लोगों ने देख रखा होगा, बहुत लोगों ने अलग अलग जगह पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम टैली किस तरीके से जानते हैं। ठीक है, चलो, सबको दिख रहा है ये? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे समझना क्या है, सुनो। ये मैंने क्या खोला है, इसके लिए तुमको देखना पड़ेगा। देखो, टैली प्राइम। नहीं दिख रहा होगा भाई, एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन स्टॉप हो गया ना, क्यों, मैं टैली बंद कर दी थी। टैली दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। देखो, चलो, देखो टैली में क्या है ये समझो। टैली, ये तुम्हारा, ये जो अभी तुमको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ गेटवे ऑफ टैली। टैली। ठीक है, ये जो इंटरफेस है, कौन सा इंटरफेस, ये जो भी पूरा इंटरफेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ टैली। टैली। ठीक है, चलो, दूसरा चीज, अब गेटवे ऑफ टैली में बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, के फॉर कंपनी, वाई फॉर डेटा, जेड फॉर एक्सचेंज, ये सब क्या होता है अभी छोड़ दो। अभी हम बात करते हैं इस के की। ठीक है, के का मतलब होता है कंपनी। कंपनी मतलब क्या, कि अब तुम्हें कंपनी बनानी है। पहले क्या होगा, पहले तुम किसी भी कंपनी को बनाओगे तभी तो कोई काम स्टार्ट करोगे ना। तो अगर हम अल्ट के साथ के दबाते हैं, वो वाला फंक्शन खुल जाता है। ठीक है, एवरीबडी नोटिस हियर एंड बी कॉन्शियस, लिखते जाएंगे अगर किसी को कुछ लिखना होगा। अल्ट के साथ जब अल्ट प्लस के दबाओगे तो वो कंपनी वाला लेजर खुलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, क्रिएट, अल्टर, चेंज, सिलेक्ट, शट। अभी हमें कुछ नहीं, मतलब अभी हमें क्रिएट करना है। हमने यहाँ पे किया क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करने पे ये खुलता है, जिसको, जो यहाँ पे लिख के आता है कंपनी क्रिएशन। यहाँ दिख रहा है कंपनी क्रिएशन लिखा हुआ। यस सर। ठीक है, तो ये कंपनी क्रिएशन की बात करता है। अब एक बात बताओ, हम टैली रखेंगे, पहले बनाने से पहले हमें कहीं इसको रखना तो पड़ेगा ना, कहीं तो हमारे डेस्कटॉप में इसको सेव करना पड़ेगा। तो पहले हम अपना जगह ही चेंज करें कि हमें कहाँ करना है। ठीक है, तो कंपनी डेटा पार्ट में जाके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे आपको सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, दे रहा है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव स्पेसिफाई पार्ट, दिख रहा है ये दोनों? अरे हाँ ना बोलो सब। बिल्कुल बिल्कुल सर दिख रहा। ठीक है, तो स्पेसिफाई पाथ का मतलब होता है कि तुमको यहाँ पे वहां से डेस्कटॉप पे से या पीसी में जाके तुम्हें वहां का लोकेशन, फाइल लोकेशन कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एक तो ये तरीका है, एक है कि तुम यहाँ से खुद सिलेक्ट करो, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और खुद जाके अपनी टैली कहाँ रखना चाहते हो ये बताओ। जैसे हम पहला वाला ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, हम दूसरा वाला ऑप्शन यूज करेंगे, दैट इज हमें अपना ड्राइव से खुद सिलेक्ट करना है। ठीक है, स्पेसिफाइड पाथ ना करके हम ड्राइव से खुद सिलेक्ट करें। तो हम डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे मेरे नाम की एक फैब बैच वाली टैली बनी हुई है, मतलब फैब बैच का लोकेशन है, इस लोकेशन को हमने सेव कर दिया। ठीक है, लोकेशन सेव हो गया, सबको ऊपर दिख रहा है, लोकेशन आ गया, एवी फैब यस बैच। सर। अब कंपनी का नाम बताओ, कंपनी का नाम क्या रखें, बताओ कुछ कंपनी का नाम। हाँ, नहीं सब यही बोलते हैं, टैक्स और कुछ नया नहीं बोलते। ग्रीन ऑक्सफोर्ड। अच्छा एक बात बताओ, ये किसी भी कंपनी का प्राइवेट होना या पब्लिक होना कैसे पता चलता है?
पीवीटी से सर, उसमें पीवीटी है इसलिए वो प्राइवेट है, और अगर कुछ और होता तो उसका उसके लिए कुछ और वर्ड का यूज होता। बोलो भाई गुरमीत, क्या बोल रहे हो? सर प्राइवेट कंपनी भी होती है जिसमें जो प्राइवेट लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी 50% से ज्यादा हिस्सेदारी होती है, और गवर्नमेंट में उसकी मतलब हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है, यानी उसके शेयर जो खरीदे होते हैं वो 50% से ज्यादा गवर्नमेंट के पास होते हैं, वो गवर्नमेंट होती है। और पब्लिक क्या होती है? सर पब्लिक भी वही कंपनी है, गवर्नमेंट। प्राइवेट नॉर्मल कंपनी है जो आम आदमी खरीदते हैं, पब्लिक गवर्नमेंट। गलत बोल रहे हो, बहुत ही गलत बोल रहे हो। बहुत ही गलत। तो सही बता दो सर। सही मैं पूरा थोड़ी बताऊंगा, मैं थोड़ी कंपनी लॉ का टीचर हूँ। कंपनी लॉ का क्लास लेता है हमारे यहाँ हमारे द ग्रेट राहुल सर, ठीक है, वो लेंगे आप लोग का क्लास। अभी मैं बस इतना बता देता हूँ कि किसी भी कंपनी में अगर प्राइवेट लिमिटेड लग जाए, पीवीटी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो, उसका मतलब है कि वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। Yes, अगर ओके। किसी भी कंपनी के नाम के बाद सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लिखा हो या फिर एलटीडी लिखा हो, दैट इज पब्लिक कंपनी, ठीक है। yes, sir. और अगर किसी भी कंपनी के बाद ओपीसी लिखा हो या ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो, दैट इज वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ठीक है। कंपनी। ठीक है, क्लियर है सबको? जी Yes, sir. सर। तो अभी हमने कौन सी कंपनी बनाई? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी का नाम आ गया यहाँ पे, सबको दिख रहा है यहाँ प्राइवेट कंपनी का नाम आ गया, मेलिंग नेम आ गया, एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस हमने डाल दिया मान लो दिल्ली, ठीक है। क्या होता हाँ, है मेलिंग में जो कंपनी में उनके नीचे आया है तो मेलिंग एड्रेस भाई खुद से आ जाता है, ये कंपनी ना का नाम जो रहता है ना वही मेलिंग नेम रहता है। मेलिंग नेम मतलब होता है कि किसी कंपनी को आप मेल करोगे ना तो वो मेलिंग नेम कहलाता है, ठीक है। अब एड्रेस में हमने दिल्ली सिलेक्ट कर लिया, अब पूछ रहा है रीजन, रीजन कौन सा रीजन, कहाँ रहते हो भाई? तो रीजन से नीचे देखो लिखा हुआ है घाना, कंट्री घाना, घाना में हम नहीं रहते, हम रहते इंडिया में। तो अब अगर तुम स्टेट पे जाओगे तो तुमको स्टेट दे देगा सिलेक्ट करने को, तो हमने क्या सिलेक्ट किया? स्टेट दिल्ली, ठीक है। पिन कोड पूछ रहा है हमें, दिल्ली का कोई पिन कोड डालना पड़ेगा, तो हमने डाल दिया दिल्ली का कोई भी पिन कोड डाल दिया। टेलीफोन नंबर, अब एक बात याद रखना, हमारे केस में ये सब रिलेवेंट अभी नहीं है, लेकिन लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जाओगे वहां की टैली बनाओगे तो वहां पे ये सारा डेटा प्रॉपर होगा या नहीं होगा? हाँ Yes, जी sir. सर, वो होगा, तो ये फील्ड मैंडेटरी टू फिल है कि आपको फिल करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फैक्स, फैक्स अभी के टाइम में फैक्स नहीं चलता, इसलिए फैक्स को इग्नोर करो। मेल, अब तुम्हारी कंपनी का मेल आईडी होगा कुछ, होगा ना? अरे बोलोगे सब कि मैं जाऊं उठ के? Yes, sir. नहीं सर। एक्स वाई जी प्राइवेट लिमिटेड या फिर कुछ भी, कोई किसी भी नाम का मेल आईडी तो होगा कंपनी का जिसपे वो मेल करती होगी, Yes, sir. जी सर। तो मेल आईडी लिख दिया। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट बताएगा कोई क्या होता है? सर किसी भी हाँ, कंपनी खुद का एक वेबसाइट बनाता है जिसपे हर एक प्रोडक्ट लॉन्च करे या फिर कोई भी डिटेल शेयर करना हो उसके मतलब जरिए से। कंपनी का एक डोमेन कंपनी एक डोमेन खरीदती है और वही जी उसका वेबसाइट होता है, ठीक है। जी तो यहाँ पे जो वेबसाइट वाली लिंक है वहां पे डोमेन जाता है, ठीक है। अब हमारे केस में तो हमें पता नहीं हमारा कंपनी क्या है, हमारा डोमेन क्या है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहे, यहाँ पे छोड़ रहे। बट इन केस आपकी कंपनी में हो सकता है कुछ उसकी वेबसाइट हो जहाँ पे डोमेन हो, बहुत सारी कंपनी में वेबसाइट नहीं होती, बहुत सारी कंपनी वेबसाइट पे काम नहीं करती है, तो वेबसाइट वहां पे नील रहेगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है सर। Yes, ठीक है sir. सर। जी सर। चलो, अब आते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म और बुक बिगनिंग फॉर्म, इन दोनों में डिफरेंस बताओ क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? सर फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से और एंड होगा 31 मार्च पे, ये कांस्टेंट रहेगा सर। बट बिगनिंग फॉर्म से जब से आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तब से होगा वो उसका डेट। इसका बुक्स बिगनिंग फॉर्म में कंपनी का स्टार्टिंग डेट होगा। ओके, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे
आज की डेट क्या है? 22 फरवरी। अगर हम यहाँ पे 22 फरवरी 24 लिख दें तो कोई हाँ? दिक्कत नहीं है। ये तो नो कोई सर। दिक्कत नहीं सर, मैं देख तो रहा हूँ क्या सर। हम इस केस में जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हम 17 ये बंद है। अगस्त 2023 की एंट्री डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? नहीं सर। सत्यम बोलता है नहीं, सत्यम बोल रहा है नो। कितने लोग सत्यम का साथ देना चाहेंगे? वोट लगाओ, बोली, इलेक्शन आ रहा है। सर बुक में सर सर नहीं देंगे साथ, नहीं देने के। पास करने से बुक नहीं मोनू क्या बोल रहे? मोनू क्या बोल रहे हो? सर बुक तो में नहीं देंगे जो साथ। सर स्टार्ट होता है। तो मैं वही सर बोल रहा हूँ ना कि भाई मान ले 22 तारीख से बुक स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हम 17/8/2023 की एंट्री कर सकते हैं कि नहीं? सर कर सकते हैं। जी सर, कर सकते हैं। कौन क्योंकि कौन बोला है? यस वाला कौन कौन है? यस वाले अपना नाम बताए और नो ओम वाले प्रकाश, सत्यम का साथ दें। ओम सर प्रकाश, गुरमीत। ओम प्रकाश, और बताओ। गुरमीत। गुरमीत, रोहित कुमार। रोहित भाई किधर हाथ उठा रहे हो? किधर जाना चाहोगे? यस की तरफ सर। यस में। रोहित यस यस। यस। मोनू नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मोनू सत्यम का साथ देगा, ठीक है। प्रीति, सर नहीं हो सकता। प्रीति ने भी सत्यम का साथ दिया। सैलवी, सर हो सकता है। अरे वेरी गुड। का कांटे की चक्कर चल रही है भाई यहाँ सब। चलो और लोग की जरूरत पड़ेगी। रीता, नहीं होगा, नो की तरफ गई। और बताओ भाई, कौन बच गया? मनंजय भैया, हाँ प्रवचन सर, नहीं चल क्वेश्चन रहा एक है? बार फिर से। नहीं सर, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। नहीं भैया, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। आप कहाँ थे जब इतने देर से मैं 2 बार ये क्वेश्चन को बोल चुका? आप क्या क्या कर रहे थे कि आपने नहीं सुना? फाइनेंशियल ईयर का, अच्छा वो ठीक है। रहने दीजिए, आप जवाब का मायने नहीं रखता है। नोटा, नोटा दबाएगा। विशाल, हो सकता है सर। विशाल बोल रहा है ये। नहीं, राहुल सर। राहुल, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5, 5 लोग बोलते हैं यस, और 1 2 3 4 लोग बोलते हैं नो। कोई नो वाला और साथ देने वाला है? भाई बहुमत जिधर होगा जीत उसी की होगी। नुरसबा खातून, किधर आप जाओगे, यस और नो? नो सर। नो, इधर आप, इधर सत्यम के साथ नुरसबा। भाई 5-5 की वोटिंग हो गई। 5 बोलते हैं नो, 5 बोलते हैं यस। क्या क्या चल रहा है? दोनों पीछे की टक्कर सरकार में। बनेगी कि नहीं बनेगी? टाई हो जाएगा। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? विशाल का भी नो है सर। विशाल का नो है? चैट चैट में लिखा। अरे अरे, तो 9-6 हो गया भाई। विशाल नो। और कोई एक? मनंजय, अब बोलोगे या अभी भी सोचोगे? मनंजय, भाई आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो मेरे को? हाँ सर, क्वेश्चन ये था ना कि जो आपने डेट लिखा है वो डेट फाइनेंशियल ईयर है या नहीं। भैया आपके बाजू में कौन बैठे, जरा मेरे को वो शक्ल दिखाइए तो एक बारी। तो आप बात किससे कर रहे हो? अरे सर, फोन आ गया था उस बीच बीच में, कोई बैठा नहीं है। मैंने फोन काटा तब तक हमने क्वेश्चन ओवर कर दिया। नहीं तो क्लास में हो तो फोन पे ध्यान मत दो ना भाई। नहीं नहीं, फोन पे फोन आ गया ना, फोन से ही कर रहा था ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई बुक बिगनिंग फ्रॉम का मतलब मुझे बताया किसी ने कि जिस दिन आप बिजनेस तैयार करते हो उस दिन से आपका बुक बिगनिंग फ्रॉम चालू होता है। तो आज का डेट है 22 तारीख, तो मैं 22 तारीख का बुक का डेट यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि डेट तो ये डाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 17/8 की कोई एंट्री है जो मैं करना चाहता हूँ, तो वो हो पाएगा कि नहीं? नहीं हो पाएगा। 7 लोग बोलते हैं नहीं और 5 लोग बोलते हैं हाँ, है ना? तो बहुमत के साथ नो वाली पार्टी जीत जाती है, ठीक है। अभी तो तो यस बहुमत वाले तो ये डिसाइड लोग जो होना ही थे, नहीं। शैलवी, ओम प्रकाश, गुरमीत, रोहित, राहुल, आप लोग कृपया करके इधर ध्यान दें कि भैया जब मैंने
डेट ही डाला, अगर मान लो 22 फरवरी 2024, तो इसका मतलब है कि बुक अब यहीं से चालू होगा, भले तुम्हारा फाइनेंशियल जी, तो ईयर बैंक में जाने की 31। जरूरत है, हाँ बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और 31 जो मार्च डेट लिखा तो बैंक का 2024 को था। खत्म हो जाएगा तुम्हारा फाइनेंशियल, लेकिन तुम्हारा बुक अगर यहाँ से चालू है तो इसके एक दिन पीछे का भी तुम नहीं डाल सकते। 21/2/2024 का भी नहीं डाल सकते, तो 17/8 तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। समझ में आया रोहित, राहुल, गुरमीत, जी सर। शैलवी? जी सर। कि डेट आपने जो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में डेट डाला, उसके एक दिन पीछे का भी आप डेट नहीं डाल सकते। तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का डेट मायने रखता है, ठीक है, क्लियर है? जी। अभी जैसे हम बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का डेट 1 अप्रैल 2023 ही रख के चलेंगे, ठीक है? और चलो, सर एक बार इसको सर क्लिक करके फाइनेंशियल ईयर एक बार बताती है सर, इसमें कौन सा डेट डलाएगा? वो तो 1 अप्रैल से शुरू होगा, वही डलाएगा ना? हाँ जी, फाइनेंशियल ईयर में हमेशा 1 अप्रैल से जो शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है वही डेट जाएगा, लेकिन बुक्स बिगनिंग फ्रॉम कैन बी चेंज बिकॉज बुक्स बिगनिंग फ्रॉम डिपेंड्स ऑन द डेट विच कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी जब स्टार्ट होगा तभी तो बुक्स चालू होंगे ना, जी। ठीक है? चलो, इस तरीके से आपका ये खत्म होते हुए आपका कंपनी बोलता है कि हम बन गए। क्या बोलता है कंपनी? कि हम बन गए, वो लोड ले रहा है। अब देखो कंपनी क्या लिख रहा है ऊपर, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब बोलता है कि शो मोर फीचर, शो ऑल फीचर। अब ये फीचर क्या है ये समझना है, ठीक है? तो एक एक करके हम ये फीचर समझेंगे, ठीक है दोस्तों? देखो इसमें 5 मेन चीजें। पहला क्या बोलता है? अकाउंटिंग। दूसरा बोलता है इन्वेंट्री। तीसरा बोलता है टैक्सेशन। चौथा ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, अदर्स। तुम्हें इसमें ऑनलाइन एक्सेस में ज्यादा काम नहीं होता है, जो काम है तुम्हारा अकाउंटिंग का है, इन्वेंट्री का है, टैक्सेशन का है, ठीक है? और बहुत लोग का पेरोल का है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो अब हम एक एक करके समझते हैं। क्या पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में बोला मेंटेन अकाउंट। हम जब पढ़ते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो हम क्या पढ़ते हैं? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। वी हैव टू मेंटेन अकाउंट्स इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। यही पढ़ते हैं ना हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो क्या हमें अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको यस रखना पड़ेगा कि नो कर देंगे? यस। यस रखेंगे। चलो, एंट्री, बिल वाइज एंट्री। एक बात बताओ, तुमने आज ऐसा हो सकता है कि तुम बेच रहे हो, तुम कोई चीज बेच रहे हो, तो तुम आज इनवॉइस नंबर डालते हो 1, दूसरा इनवॉइस नंबर डालते हो 4, तीसरा इनवॉइस नंबर डालते हो 3, पांचवा डाल देते हो 600 नंबर, छठा डालते हो 51 नंबर। ऐसा हो सकता है? हाँ, नहीं। नहीं हो सकता है ना? तो नहीं। इट मस्ट बी इन अ बिल वाइज। मतलब ये एक सीरियल नंबर में होना चाहिए और बिल वाइज होना चाहिए। 1 नंबर 1 नंबर, 2 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर 3 नंबर। अब माइट बी, ये तो सेल की बात हो रही है। अगर परचेज का बिल है तो क्या जरूरी थोड़ी है कि परचेज एक ही पार्टी से हम करते हैं? हम 10 पार्टी से परचेज करते हैं, 10 का बिल अलग अलग आएगा। बट फिर भी बिल वाइज एंट्री का मतलब होता है कि जो बिल है उसके नाम के आगे उसका इनवॉइस नंबर लिखना मैंडेटरी है, ठीक है? ठीक है सर। क्लियर है? जी चलो, सर। हाँ, जी क्लियर नहीं है कि है? है सर। अरे ये क्या बोला, किसी को सुनाई दे रहा है? है सर, है। क्लियर है ना? चलो फिर ठीक है। अब तीसरी बात पे आते हैं, इनेबल कॉस्ट सेंटर मतलब क्या? भाई कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ कॉस्ट बहुत सारे, तो उन सबको एक जगह सेंट्रलाइज किया जाता है कि इन सब कॉस्ट को ऐड करके एक कॉस्ट सेंटर में पता चले कि इसका कॉस्ट क्या है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। मान लो, क्या मान लो, 2 इंटू 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 होता है। 2 इंटू 7 क्या होता है? 14 होता है। 7 3 10 2 12। अगर हम 2 इंटू 12 कर दें तो कितना होता है? 24। और क्या इन तीनों का सम 24 आता है? मतलब कि इन तीनों को ऐड करके अगर हम एक बार में दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। इसी तरीके से एक्सपेंस बोलता है क्या कि तुम 10 एक्सपेंस लिख लो, जैसे एक्सपेंस नंबर 1, एक्सपेंस नंबर 2,
ठीक है। एक्सपेंस नंबर 3 ये 100 रुपए का था, ये 500 रुपए का था, ये 200 रुपए का था। तो इन तीनों एक्सपेंस का एक सेंटर बनेगा जो जिसका कुछ नाम होगा, और वो नाम का सेंटर नंबर 1 मान लो, और वहां पे दिखेगा ये 700 रुपए का एक्सपेंस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया मोनू? ठीक है सर। नहीं सर, एक बार फिर से क्लियर कीजिए। भाई मान लो एक एक्सपेंस नंबर 1 है, एक एक्सपेंस नंबर 2 है, और एक एक्सपेंस नंबर 3 है। ठीक है, पहला एक्सपेंस में तुमने खर्चा किया 100 रुपया, दूसरे एक्सपेंस में तुमने खर्चा किया 500 रुपया, तीसरे एक्सपेंस में तुमने खर्चा किया 700 रुपया। टोटल कितना खर्चा किया तुमने? 1200 1300 1300 रुपये खर्चा किया। जी। अब ये बोलता है कि ये तुमने जो किया ये अलग अलग एक्सपेंस किया ना, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इन तीनों एक्सपेंस का एक अलग नाम बनाता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ कॉस्ट सेंटर। ठीक है, कि सेंटर में मुझे पता चलेगा इन तीनों का एडिशन करके कितना कॉस्ट हुआ, मतलब इन तीनों का एक्सपेंस जोड़ के कितना एक्सपेंस हुआ, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। ठीक है, अभी आगे और पता चलेगा भाई, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, तो इनेबल ठीक कॉस्ट है सेंटर को हम यहाँ पे नो रखते हैं कि अभी हमें कॉस्ट सेंटर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बोलता है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देगी, बैंक अकाउंट आएगा तो बैंक में इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे यस करने से क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन मांगेगा, आपको कैलकुलेशन प्रोवाइड करना है, उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट का डेट और इंटरेस्ट हमेशा अपने आप वहां पे कैलकुलेट करके बताएगा। ठीक है, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है सर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। अकाउंटिंग खत्म होता है, अब आते हैं अपने इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? स्टॉक हाँ, सर, स्टॉक। स्टॉक और बोलो। बोलो। इन्वेंट्री का मतलब तुम लोग बोल रहे हो स्टॉक होता है, सही है। स्टॉक का मतलब होता है भाई कि हम कोई सामान खरीद के लाते हैं, वो सामान कितना है ये हमारे पास इन्वेंट्री के रूप में पड़ा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, तो इसकी काउंटिंग होती है। क्या होती है? काउंटिंग होती है। ठीक है, तो अब बोलता है मेंटेन इन्वेंट्री। तो यस, इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री। मतलब अब बताओ, अगर हम अपना अकाउंट इन्वेंट्री के साथ नहीं जोड़ के रखेंगे तो इन्वेंट्री में क्या प्राइस है, क्या प्राइसिंग नहीं है, ये हमें लिखना पड़ेगा। मान लो ये एक फोन है, ये घड़ी है। ठीक है, ये दो आइटम है जो अपने शॉप पे मैं बेचता हूँ। ठीक है, तो ये दो इन्वेंट्री है मेरे पास, स्टॉक है मेरे पास। इसका प्राइस है 30,000 रुपए, इसका प्राइस है 1500 रुपए। तो क्या मुझे ये अपने अकाउंट के साथ मैच करके रखना होगा, इंटीग्रेट करके रखना होगा, कि मैं जब भी उधर एंट्री करूँ कि मोबाइल, तो वो मोबाइल 4 बिका, तो वो अपने आप उधर जोड़ ले कि 30,000 का 4 मोबाइल बिका, मतलब 1,20,000 का मोबाइल बिका। यस सर। तो अकाउंट्स कैसे कैलकुलेट करें? जब हम इंटीग्रेट अकाउंट्स में इन्वेंट्री रखेंगे तब ना। अगर इन्वेंट्री के साथ हम अकाउंट्स को इंटीग्रेट नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं? ठीक है, क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो ना यार। यस सर। यस सर। तो नींद आ रहा है सबको? नो सर। नींद नहीं आ रहा है ना? हो ना सब यहाँ पे? नहीं सर। कोई ऐसा तो नहीं कि सोने चला गया है, या आंख खोल के सब सो रहे हो? चलो, अब बोला इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको हमने नो कर रखा है, अभी नो कर रखा है। यस करेंगे तो क्या होगा? इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल मतलब कि भाई हो सकता है कि मैं पेन बेचता हूँ, ठीक है, और हर पेन का दाम 10 रुपये जरूरी थोड़ी है, कोई 40 का होगा, कोई 50 का होगा। तो इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल का मतलब कि हम प्राइस का अलग अलग इनेबल करेंगे, कि भाई कोई कुछ किसी प्राइस का होगा, कोई किसी प्राइस का होगा। नहीं, अभी हम नो ही रखते हैं। ठीक है, जी। अभी जो जैसे वैसे ही रहेगा, बस मैं मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, पैचेस क्या है अभी मत, अभी नहीं बताऊंगा, इसके आएगा कुछ भी अभी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आगे जब आएगा तब बताऊंगा। अब यहाँ पे समझो जीएसटी क्या होता है। जीएसटी यहाँ पे यस है, हम इसको नो करेंगे अभी। जीएसटी क्या होता है बताओ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स होता है, 10 रुपए में 10 रुपए नंबर होता है, 2 जीएसटी टोटल होता है।
क्या बोला भाई, फिर से बोलो। सर जीएसटी नंबर से 15 को होता है सर। भाई आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है। सर जीएसटी नंबर से 15 को होता है। क्या 15 होता है? जीएसटी नंबर सर। जीएसटी नंबर सर 15 डिजिट का होता है? यस सर। अच्छा, और बताओ। सर 2 गो स्टेट का होता है और 10 गो पेन नंबर होता है, 2 गो जीएसटी पोर्टल होता है। और एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है सर कंपनी का। ये और बताओ। ये जो हाथ उठाए हुए बोल सकते हैं, गुरमीत राहुल बोलो। सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये एक तरीके से का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो सप्लाई गुड्स और सर्विस की सप्लाई करने पे लगता है। और राहुल, रोहित, सॉरी रोहित। सर नो पता है। हाँ भाई। सर नहीं पता है, क्लास नहीं किए थे, 2 ही दिन से क्लास कर रहे हैं। अरे तो 2 ही दिन से, तो 3 दिन से तो मेरा भी क्लास हो रहा है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ तुम लोग को क्या नॉलेज है। तुमने हाथ उठा रखा है, किस बारे में उठा रखा है बताओ। सर उस तो पहला ही से उठा हुआ है। नहीं भाई, तो उसको कहीं से जाके लोअर कर लो। हाथ को नीचे गिरा लो फिर। जीएसटी का मतलब यही होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अब ये होता है कि आपके गुड्स और सर्विस पे टैक्स लगता है, ठीक है। किसी भी गुड्स और किसी भी सर्विस पे टैक्स लगता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको कुछ स्पेसिफाइड रेट दिए होते हैं जिसपे आपको कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। तो अगर हम जीएसटी को यस करेंगे तो हमें फिर यहाँ पे पूछेगा जीएसटीआई नंबर बताओ, मतलब अपना जीएसटी का आईडी बताओ। जीएसटीआई नंबर, गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सबका अलग अलग होता है। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होगा, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है इसलिए हम इसको डाल ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, नो करेंगे। समझ में आया? जी जो जीएसटी होने का ना होने का एक लिमिट होता है, अगर वो पूरा होगा तभी हम जीएसटी लेंगे, नहीं तो क्यों हम जीएसटी का अपना सर्टिफिकेट लेंगे, नहीं लेंगे ना। जब जीएसटी का सर्टिफिकेट नहीं लोगे तो तुमको क्या वो देगा करने, नहीं देगा। देखो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यस करके आगे बढ़ूंगा ना, यहाँ पे देखो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की डिटेल मांग रहा है, स्टेट बताओ, रजिस्ट्रेशन टाइप बताओ, एसएससी कहाँ के हो, जीएसटी यूआईएन नंबर पूछ रहा है, देख लो यहाँ पे यूआईएन नंबर मांग रहा है, ठीक है। यस सर। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1, अब ये सब क्या होता है, ये सब जीएसटी का बात है। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अभी हम जीएसटी को क्या कर रहे हैं, नो करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर बोलता है टीडीएस टीसीएस, कोई बताएगा टीडीएस टीसीएस क्या होता है? ये भी एक टैक्स ही है सर। और टीडीएस का जो चालान चालान हाँ, चालान का चालान चालान पेमेंट। भाई चालान पेमेंट पहुंच गए, मैं तो नॉर्मल मतलब पूछो टीडीएस और टीसीएस में डिफरेंस क्या है। टीडीएस ऐसा हो सकता है कि जैसे गुड्स अगर हम सेल कर रहे हैं या फिर जो परचेस कर रहे हैं उस वक्त ही टीडीएस कट जाएगा। और दूसरा वक्त जब अगर हम गुड्स को जैसे सेल या वापस रिटर्न करवाते हैं या करते हैं तो वो जो मेरा वापस जो कलेक्ट होगा उसको कहते हैं टीसीएस। देखो टीडीएस टीसीएस का ये फंडा नहीं होता। टीडीएस टीसीएस का मतलब ये होता है, पहला होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दूसरा होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब जहां से तुम्हें पैसा मिलने वाला था वो खुद ही तुमको पैसा काट के, तुम्हारा टीडीएस काट के तुमको पैसा देगा। और जो टीडीएस वो काटेगा, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिडक्टर। जो काटता है उसको बोलते हैं डिडक्टर, जिसका कटता है उसको बोलते हैं डिडक्टी। द पर्सन हु कट द टीडीएस नोन एज डिडक्टर। तो द it is a liability of deductor to cut the TDS and submit it to the government। ये टीडीएस काट के वो अपने जेब में रख के घर तो लेके जाएगा नहीं, वो गवर्नमेंट को क्या करेगा, जमा करवाएगा, ठीक है। टीसीएस क्या होता है कि इट इज लाइक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, कि अब मुझे जहां से पैसा मिलने वाला था मैं उससे पैसे ज्यादा लूंगा और मैं टीसीएस उसके बदले काट के दूंगा। ये सेल के केस में होता जाता है, ठीक है। तो समझ में नहीं आया ये सब, टीसीएस दोबारा समझा दी। बताइए। क्या फिर से बताऊं भाई? सर टीसीएस। टीडीएस समझ में आया? हाँ सर टीडीएस समझ में आ गई। टीडीएस टीसीएस दोनों से बताइए।
हाँ भाई, सर टीडीएस समझ में आ गया, टीसीएस नहीं आया। भाई टीसीएस वो होता है जब सेलर कोई चीज सेल करता है, जी ठीक है। यूजुअली क्या होता है मैं बता रहा हूँ कि जब सेलर अपना दुकान से कोई सामान बेचता है ना, तो वो परचेज करने वक्त जो परचेज करता है वो उसका टीसीएस कलेक्ट करता है, ठीक है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जाके उसको जमा करे, ठीक है। गवर्नमेंट को जमा करे। हाँ, द डिडक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इफ द पेमेंट सरपासेस द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। कुछ लिमिट होते हैं जो ऊपर होने के बाद ही टीसीएस कलेक्ट होता है, ठीक है। वैसे टीडीएस का भी होता है, कुछ लिमिट होता है, उसके ऊपर जाने के बाद ही हम टीडीएस काटते हैं। मैं टीडीएस टीसीएस का मतलब समझा रहा हूँ, टीडीएस टीसीएस की क्लास नहीं चल रही है, ठीक है। तो बेसिक मतलब ये होता है कि टीडीएस का मतलब होता है इट इज व्हेन अ पेयर डिडक्ट्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ पेमेंट एट अ टाइम ऑफ पेइंग इट टू समवन। मतलब जब मैं तुम्हें पे करने जा रहा था, मान लो मैं कौन हूँ, मैनेजर हूँ, ठीक है, और तुम सब मेरे एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हें सैलरी पे करने जा रहा था और सैलरी पे मैंने कुछ टीडीएस काटा, तो वो जो पे करने वक्त ही जो मैंने टीडीएस काटा वो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो टैक्स मैं काटता हूँ उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि मेरे पास से सोर्स था तुम्हारे पास पैसा जाने का, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हुआ कि मैंने टीडीएस काट के तुम्हें पैसे दिए और मैं जमा कर रहा हूँ, ठीक है। अब टीसीएस के केस में क्या होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मैं एक सेलर हूँ, तुम एक बायर हो, ठीक है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे पे करना, तो तुम जो मुझे पे करोगे तो कलेक्शन कहाँ से होगा, तुमसे कलेक्ट करूंगा ना मैं। तो जो कलेक्शन करता है, तो जहां से कलेक्ट होने वाला होता है वही बंदा टीसीएस काट के पैसा देता है। मतलब तुम्हें मुझे देने थे 1,000 रुपए, ठीक है, उस पर 2% का टीसीएस कटना था, तो तुम मुझे 980 रुपए दोगे और 20 रुपए गवर्नमेंट को दोगे जाके, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है ठीक है। यूजुअली कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम बायर व्हेन लेटर में परचेज। मतलब क्या कि सेलर अपना वो टीसीएस का अमाउंट 1,020 रुपए लेगा और 20 रुपए जाके जमा करेगा, ठीक है। ठीक है क्योंकि कलेक्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, सेलर कलेक्ट कर रहा है ना। जी। तो सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, बायर तो हजारों बायर होंगे, तो क्या सब जाके अपना अपना 20-20 रुपए 10-10 रुपए जमा करेंगे, नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेलर की कि सेलर सबको बेच रहा है, सबसे पैसे लेगा और उस पे जो टीसीएस का अमाउंट है वो जाके किसको जमा करेगा, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को। अब देखो बात समझना है यहाँ पे, स्क्रीन दिख रही है सबको टैली वाली। जी जी सर। बिल्कुल दिख भाई रही है। टीडीएस में क्या होता है ना कि जो पैसा बांटने वाला होता है ना, बांटने वाला वो खुद टीडीएस काट देता है। मतलब डिडक्टेड एट सोर्स में वहीं से डिडक्ट होता है जहां से इसका सोर्स आ रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली सैलरी में से हो सकते हैं। हाँ, सैलरी, वही मैं बोला कि सैलरी में क्या होता है कि सैलरी में तुम पैसा देते हो किसी को, तो जो पैसा तुम दे रहे हो वो डिडक्ट कर लेते हो पहले ही, डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स यहाँ से है ना पैसा देने का, ठीक है। गोज अपोर्टेड टू टीसीएस। अब क्या है, एक सेलर है एक बायर है, बायर उसको पैसा दे, कलेक्ट कौन कर रहा है, पैसे को सेलर कर रहा है। तो यहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बायर का टीसीएस का अमाउंट भी वो ले और जाके गवर्नमेंट को पे करे, ठीक है। ठीक है समझ में आ गया टीडीएस टीसीएस। जी। बेसिक बिल्कुल सर। मीनिंग बताइए भाई, मैंने इसके अंदर मैं नहीं घुसता टेक्निकली, ठीक है। तो ये अभी हम इसको भी नो करेंगे क्योंकि अगर हम इसको इनेबल करते हैं तो हमसे फिर टीडीएस टीसीएस के लिए टैन नंबर मांगता है, टैन नंबर, ठीक है। तो हमें टैन नंबर देना पड़ेगा, तो अभी हम टैन नंबर है नहीं हमारे पास, इसलिए हम इसको भी नो करेंगे। बाद में आने वाले टाइम पे मैं तुम्हें ये सब यस करके बताऊंगा, ठीक है। ठीक है एक्साइज वैट अभी के टाइम पे कुछ प्रोडक्ट्स पे लगता है, लाइक एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स। पेट्रोल डीजल हाँ, पेट्रोल डीजल। पेट्रोल वाले डीजल प्रोडक्ट पे लगता है, फिर तुम्हारे तंबाकू पे लगता है, अल्कोहल प्रोडक्ट पे लगता है, ठीक है। इस सब पे अभी भी एक्साइज सर्विस टैक्स वैट ही लगता है, इन पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो अभी हम इन सबको भी नो रखते हैं। अब बात हो रहा है ऑनलाइन एक्सेस का। ऑनलाइन एक्सेस का मतलब क्या है कि आपके पास ब्राउजर होगा तो आप इसको यस करके बैठो और सिंक्रोनाइज करो अपने सारी चीजों को अपने रिमोट ऐप से। टेक्निकल चीजें हैं, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, पेरोल पे बात करते हैं। पेरोल क्या होता है, पेरोल कोई मतलब बताओ, नो आइडिया पेरोल सर। का मतलब, पेरोल का मतलब सर नहीं पता। नहीं मालूम है सर। पेरोल इज जस्ट लाइक अटेंडेंस, ठीक है।
पेरोल का मतलब होता है अटेंडेंस शीट, या फिर इसका मतलब होता है कि सैलरी में जो सैलरी हम एम्प्लॉय को दे रहे होते हैं ना, उसको बहुत सारी चीज आती है, जैसे बेसिक सैलरी, उस पे जाता है डीएनएस अलाउंस, फिर उस पे एचआरए मिलता है, ये सब जो मिलता है वो सब पेरोल का पार्ट होता है। ठीक है, तो हम यस रख के बढ़ रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना भी होगा नहीं, जब आएगा तब का तब देख। ठीक है, मतलब बहुत लोग होते हैं जो इन सबको यहाँ पे मेंटेन रखते हैं, वो उनके काम पे डिपेंड होता है कि उनका काम कैसा है। ठीक है, अदर्स वाली बातें अभी कोई मतलब की नहीं है, इसलिए हम इसको भी नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको ये जितना मैंने बताया अभी तक? ठीक है सर। यहाँ पे हम एंटर करते चलते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे देखो, देख रहे हो क्या किया मैंने? यहाँ पे जैसे ही मैं पेरोल पे यस करता हूँ, वो मुझसे डेटा मांगने लगता है, कंपनी का कोड बताओ, कंपनी का अकाउंट कोड बताओ, नेशनल पेंशन स्कीम का नंबर बताओ, सीआरएन नंबर बताओ, ये सब पूछ रहा है। तो हम पेरोल पे काम नहीं करते, तो हम इसको क्या करेंगे? नो। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया? यस सर। चलो अब हम यहाँ पे यस करके, एक्सेप्ट टीके पूछा, यस करके आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमारी यहाँ पे कंपनी बन गई XYZ प्राइवेट लिमिटेड? यस सर। अब देखो, अब आपको क्या देखना है कि, एक मिनट, अब देखो, अब मैं आपके साथ अपनी एवी वो वाली फाइल भी शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे ये कंपनी बनी है। देखो, क्या ये फैब बैच वाला फाइल है? दिख रहा है सबको स्क्रीन? और यहाँ पे क्या ये आ गया 1 लाख लिख के? दैट इज योर टैली नंबर। यहाँ पे टैली आके खुद पे खुद सेव हो गया, क्योंकि हमने पाथ यहीं का रखा था। यस सर। चलो, अब हम वापस आते हैं अपने टैली पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स के बारे में ध्यान रखना है, उस शॉर्टकट्स पे आते हैं। ठीक है, अल्ट, सबको ये शॉर्टकट्स चाहो तो लिख लो, या बाद में लिखना चाहो बाद में लिख लो, लेकिन मेरे साथ ही लिखना चाहो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी तक हमने क्या बोला? अल्ट प्लस के दबाते हैं तो ये खुलता है कंपनी वाला फीचर। किसका फीचर खुलता है? कंपनी का फीचर खुलता है। ठीक है, मतलब फीचर ये कि कंपनी को क्रिएट करना है, अल्टर करना है, ये वाला फीचर खुलता है। ठीक है, अब हमें इस अल्ट के से मतलब उतना नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या मतलब है उस पर मात्र। अब देखो, अब सबके लैपटॉप में फंक्शन के बटन होते हैं। ठीक है, फंक्शन, तो F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, F3 क्या होता है, F4 F5 F6 F7 F8 F9 तक होता है, F10 भी होता है। ठीक है, 11-12 F1 क्या, हाँ 11-12 भी होता है सर। 11-12 भी होता है, लेकिन F1 F2 सबका क्या क्या मतलब है और कहाँ क्या इसका जरूरत है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, F1 का मतलब होता है टैली हेल्प। क्या मतलब होता है? टैली है। टैली हेल्प। यहाँ पे देखो सबको कोने में, यहाँ पे F1 दिख रहा है, टैली हेल्प लिखा हुआ है, यहाँ पे हेल्प लिखा हुआ है सिर्फ। यस सर। तो ये हेल्प के लिए होता है। जब भी तुम इसको दबाओगे हेल्प, कि भाई F1 दबाया, F1 दबाओगे तो बोलेगा हेल्प हेल्प हेल्प, लेकिन ये कोई भी तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा। ये वही रिश्तेदार होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे याद करना अपने दुख में, लेकिन तुम्हारे दुख में पहुंचते हैं। ठीक है, गॉट इट? जी। हाँ, तो ये वैसे ही ये कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भाई सबसे ज्यादा जरूरत हो तो मेरे को फोन करना, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाते उस टाइम। ठीक है, देते हैं, हाँ, स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ कर देता है। तो ये वैसे ही वाला F1 है। ठीक है, तो F1 ज्यादा काम का नहीं है। अब हम आते हैं F2 पे। ठीक है, F2 का मतलब होता है करंट डेट। क्या मतलब होता है? करंट डेट, मतलब यहाँ पे देखो क्या करंट डेट, यहाँ पे क्या शो कर रहा है? 1 अप्रैल शो कर रहा है। जी। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ F2 दबाएंगे ना, तो यहाँ पे करंट डेट का ऑप्शन एक बॉक्स खुलेगा, जहाँ पे आपको कोई भी डेट डालना है, उस डेट पे ले जाके इसको छोड़ देगा। मतलब अब आप इस डेट पे से एंट्री स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो होता है करंट डेट। लेकिन इसी के साथ अल्ट प्लस F2 कर दोगे ना, अल्ट प्लस F2, तो वो बोलता है करंट पीरियड की बात, कि अब आप यहाँ पे चेंज इन पीरियड कर सकते हो, कोई भी पीरियड को चेंज कर सकते हो, या फिर करंट पीरियड कहाँ से कहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो। ठीक है, F2 का मतलब होता है करंट डेट, अल्ट प्लस F2 का मतलब होता है चेंज इन पीरियड। ठीक है,
ठीक है। जी सर। ठीक है सर। चलो, तो अब हम करके देखते हैं भाई क्या होता है। देखो F1 दबाया भाई मैंने, क्या खुला? हेल्प। टैली हेल्प। क्या लिख रहा है देख लो, पढ़ लो। टैली हेल्प, व्हाट्स न्यू, अपग्रेड, टैली शॉप, ट्रबल शूटिंग, सेटिंग, कोई मतलब का नहीं है हमारे। ठीक है। F2 दबाते हैं। F2 में क्या दिया? करेंट डेट। अब हम डाल देते हैं यहाँ पे 21/2/2024। क्या हुआ? कल की डेट आ गई 21 फरवरी 2024 की। अब अगर मैं Alt F2 दबाऊं, यहाँ पे देता है चेंज पीरियड, मतलब यहाँ से बोलता है फ्रॉम से लेके टू तक, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है या फिर तुम कोई भी। अब मैं मान लो यहाँ पे डालता हूँ कि मुझे 10 जून 2023 से लेके 7 दिसंबर 2023 तक देखना है। यहाँ पे जो पीरियड आएगा ना, ये अपने आप इसके आखिरी डेट का करंट डेट ले लिया। ठीक है। तो Alt 2 से तुम पिछले साल में भी जा सकते हो। A21 मतलब अप्रैल 21 और M22 मतलब, अब यहाँ पे क्या लिया? करंट पीरियड क्या दिखा रहा है? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, मतलब ये अपने आप में पीरियड चेंज करके 2 साल 3 साल पहले चला गया, 2 साल पहले चला गया। ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं अपने करंट डेट पे, जो हमारा है M24 आ गया। ये समझ में आया? F1 F2 Alt प्लस F2 समझ में आया? बिल्कुल। चलो, अब यहाँ पे देखो थर्ड नंबर F3। F3 होता है कंपनी के लिए। किसके लिए होता है? कंपनी के लिए। F3 सिर्फ होता है कंपनी के लिए। लेकिन अगर तुम Alt के साथ F3 दबाओगे ना, तो ये तुमको ऑप्शन देता है सिलेक्ट कंपनी। किसका ऑप्शन देता है? सिलेक्ट या चेंज कंपनी। सिलेक्ट या चेंज कंपनी। ठीक है। लेकिन अगर इसी F3 के साथ तुम कंट्रोल दबाओगे, क्या दबाओगे? कंट्रोल, तो बोलता है शट कंपनी। शट कंपनी मतलब कंपनी बंद करो। कंपनी बंद करो इन द सेंस कंपनी डिलीट नहीं कर रहा है, यहाँ से इस टैली से तुम्हारी कंपनी की बहुत सारी लिस्ट होगी, उसमें से उस टैली को हटा दे रहा है। ठीक है। लिख लिया ये सबने? देखते हैं, वापस आते हैं। देखो यहाँ पे 2 टैली दिख रही होगी आप लोग को। एक तो हमारी जो हमने बनाई XYG प्राइवेट लिमिटेड, और एक है यहाँ पे हिमालय करके। हिमालय करके पहले से थी, है ना? XYG चुनते तो XYG आता है, हिमालय चुनते तो हिमालय आता है। आ रहा है? जी सर। अब हमें हिमालय वाली कंपनी को बंद करना है। क्या करना है? बंद करना। बंद करना है। तो हम अपने कंट्रोल के साथ F3 दबाएंगे, तो क्या लिख के आया ऊपर? शट कंपनी लिख के आ रहा है। जी। तो यहाँ पे अगर हम एंटर दबा देंगे तो क्या नेम ऑफ कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड रह गया? वो वाला कंपनी हट गया। लेकिन अब मैं Alt F3 दबाऊंगा तो क्या लिख के आ रहा है? सिलेक्ट कंपनी। मतलब अब मैं सिलेक्ट करूंगा तो मैं कहीं से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में गया, डेस्कटॉप पे गया, अतुलित वर्मा जैन बैच में गया, और जैन बैच की ये टैली खोलना चाहता हूँ। अब मेरा दूसरा टैली खुल गया। तो अब इसको Alt F3 से चेंज या सिलेक्ट कंपनी होता है, और कंट्रोल F3 से टैली बंद होता है। ठीक है, शट होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? सॉरी सर, एक बार जो ये गए थे फिर से अभी जो खोले हैं एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उसको एक बार फिर से खोलिए। भाई Alt F3 दबाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दे दिया। तो अब मैं जाता हूँ अपने, मतलब दूसरे फोल्डर, दूसरे लोकेशन पे गया, और वहां जाके मैंने दूसरी टैली खोल ली। ठीक है संजय? ठीक है सर। अब इसको बंद करना है तो कंट्रोल F3 दबाऊंगा, और जिस कंपनी को बंद करना है उसको सिलेक्ट करूंगा और वहां पे एंटर कर दूंगा, तो कंपनी बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर, क्लियर है ये। आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ ये इसी टैली के बेस पे ही होने वाला है। एंट्री कल से स्टार्ट होगी। ठीक है। ठीक है सर। अब देखो मैंने क्या बोला था, इस पूरे जो ये जो दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ टैली। ठीक है। अब इस गेटवे ऑफ टैली में 3-4 चीज आती है। पहला आता है मास्टर, दूसरा ट्रांजेक्शन, तीसरा यूटिलिटी, चौथा रिपोर्ट। ठीक है। यूटिलिटी अभी तुम्हें जानना नहीं है, रिपोर्ट पे अभी हम जाएंगे नहीं। अभी हम सिर्फ बात करेंगे मास्टर में इन 2 चीज का, और
ट्रांजेक्शन में इन दो चीज का, ठीक है ठीक है। क्रिएट अल्टर। चलो तो पहले मास्टर की बात करते हैं। मास्टर का मतलब क्या होता है कि अब आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। पहला ऑप्शन क्या दे रहे हैं, क्रिएट करें। तो क्या क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने का बहुत कुछ देता है कि आप लेजर क्रिएट करो, आप कोई कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट करो। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मैं सी दबाया ना, देखो क्या बोला, ग्रुप क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन, इतना कुछ आपको क्रिएट करने को देता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा काम होता है कि हम लेजर क्रिएट करेंगे, तो हम लेजर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा इंटरफेस खुलता है लेजर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। चलो अब मान लो कि तुमने कोई लेजर क्रिएट कर लिया, फिर तुमने उन सारे आइटम में से कुछ भी क्रिएट कर लिया और तुमने कुछ गलत लिख दिया या कोई गलत डिटेल भर दी, तो उसको क्या करना होगा, उसको हमें चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टर में जाते हैं। तो जब हम अल्टर में जाएंगे तो क्या देखता है, देखो अल्टर में भी वही सेम चीज दे रहा है। मास्टर अल्टरेशन की बात कर रहा है कि आपने जो मास्टर में क्रिएट किया है उनमें से आप किसी भी चीज को अल्टर कर सकते हो। अब जब मैं लेजर क्रिएट चूज करूंगा तो बोले कौन से लेजर को आपको अल्टर करना है, ठीक है। समझ में आया। चलो तो क्रिएट और अल्टर ये होता है। अब हम बात करते हैं वाउचर्स की। वाउचर्स क्या होता है, इस पे आते हैं। वाउचर्स वो जगह होती है जहां पे हम एंट्रीज पास करते हैं। क्या करते हैं, एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो F3 तक हो सर गया। चार्ट ऑफ अकाउंट रह गया, क्या चार्ट ऑफ अकाउंट से ये रह गया उसमें। भाई, तुम या तो गुरमीत ध्यान से सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर तुम पहले एक बार ही सुन लो मैं मेरे क्या कहने का मतलब। मैंने पहले ही बोला क्रिएट अल्टर डिस्कस करूंगा, वाउचर डीबुक डिस्कस करूंगा, उसके अलावा बाकी सब चीजें बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अब वाउचर की बात करते हैं। वाउचर में क्या है कि अभी तक हम F3 तक जान चुके हैं। अब इसमें आएगा F4, F5, F6, F7, F8 और F9। तुम्हारे ये सब वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन इनेबल होंगे, ठीक है। जब तुम वाउचर खोलोगे ना तो वाउचर का एक इंटरफेस खुलेगा और वहां पे तुमको ये सब सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब F4 क्या होता है, F4 में हम कॉन्ट्रा की एंट्री करते हैं। किसकी एंट्री करते हैं, कॉन्ट्रा की। F5 में हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। किसकी एंट्री करते हैं, पेमेंट। F6 में हम रिसीट की एंट्री करते हैं। किस चीज की एंट्री करते हैं, मतलब एक तरीके से ये F4, F5, F6 किस चीज से रिलेट करता है, बैंक से रिलेट करता है, ठीक है। बैंक और कैश से सिर्फ और सिर्फ रिलेट करता है, ठीक है। चलो F7 होता है जर्नल। हम लोग एक डायलॉग बोलते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, बोलते हैं ना। जी। सबने सुना होगा, मम्मी घर पे बोलती है, अक्सर किसी ना किसी ने बोला होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वैसे ही F7 टैली का भगवान है, मतलब वाउचर्स का भगवान है। जिसका कोई एंट्री नहीं होता, जिसको हम कहीं नहीं रिकॉर्ड कर सकते, उसको हम F7 में जाकर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। गॉट इट। F8 होता है सेल्स के लिए, F8 होता है सेल्स के लिए, F9 होता है परचेज के लिए, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको, बिना देखे मतलब नींद में हो सकते हम। F8 किसके लिए होता है सर, सेल्स के लिए। F6 किसके लिए होता है सर, रिसीट के लिए। नींद में कोई ऐसे मार के पूछे भाई F9 किसके लिए होता है, परचेज के लिए। ऐसे दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है ठीक है। ध्यान रखना, सबके सपने में आके पूछूंगा मैं, ठीक है। अब बात समझो, वाउचर में तुमने एंट्री कर दी। मान लो तुमने इतने सारे वाउचर थे, F4, F5, F6, F7, F8, F9, इसके अलावा कुछ वाउचर बचे हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। F9 तक के 6 वाउचर थे, तुमने 6 में एंट्री की पहले दिन, मान लो, ठीक है। अब तुम्हारा डे बुक क्या होता है ये समझो। डे बुक बोलता है कि भैया जिस दिन का आप यहाँ पे करंट डेट डाले हो, उस दिन में आपने जितनी भी एंट्री की होगी, जितनी भी कोई सी भी, चाहे F4 की, F5 की, F6 की, कोई भी एंट्री की हो, वो मैं उस दिन का आपको डे बुक दिखाऊंगा। मतलब मैंने परचेज की एंट्री 10 कर दी, सेल की एंट्री 5 कर दी, बैंक की सारी एंट्री मिला के 10 कर दी, मतलब टोटल 25 एंट्री की है 31 अगस्त को। तो डे बुक में जब मैं डे बुक खोलूंगा तो यहाँ पे जो करंट डेट में जो डेट डाला होगा वही तुमको डे बुक में उसी दिन का जितना भी ट्रांजेक्शन तुमने रिकॉर्ड किया होगा वो शो करेगा। यहाँ तक समझ में आया कि सबको, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
जी सर। तो वाउचर्स और डे बुक में ये होता है। क्लियर है डे बुक? अब तुम क्या करोगे, तुम लोग चाहो तो डे बुक तुम यहाँ से भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। कहाँ से जाके? यहाँ पे गए और के दबाया, यहाँ पे डे बुक खुल गया, और यहाँ पे भी F2 दबाओगे तो चेंज डेट का ऑप्शन आ गया। वो F2 का गेटवे ऑफ टैली पे आ रहा था करंट डेट, वो यहाँ हो गया अब चेंज डेट। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ मान लो 25, तो क्या हुआ 25, यहाँ पे क्या हो गया फॉर 25 अगस्त हो गया। यहाँ पे फॉर 25 अगस्त साइड में देखो लिखा हुआ आ रहा है फॉर 25 अगस्त। जी ठीक है। अब मैं F2 डाल के करता हूँ 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर, तो क्या यहाँ पे आ गया फॉर 31 दिसंबर। यस सर। ये किस लिए आया? चेंज डेट करने पे। लेकिन यही मैं Alt F2 कर दूं और यहाँ पे डाल दूं कि 1/2/24 से लेके तुमको मुझे 31/3/24 तक दिखाना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 1 फरवरी 24 से लेके 31 मार्च 2024, मतलब इस तारीख से लेके इस तारीख के बीच में जितनी भी एंट्रियां होंगी, मतलब हर वाउचर की एंट्री और जितनी भी होंगी वो सब यहाँ पे शो करेंगी। ठीक है। वर्चुअलाइजेशन से समझो, जब करूंगा तो वहां पे प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वी दबाया। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है देखो सबके सामने, यहाँ पे सी हाईलाइट है, यहाँ पे ए हाईलाइट है, यहाँ पे एच हाईलाइट है, यहाँ पे के हाईलाइट है, यहाँ पे वी हाईलाइट है, यहाँ पे एन हाईलाइट है। ऐसे जो जो हाईलाइट है ना, जब तुम गेटवे ऑफ टैली पे जा रहते हो और तुम कोई भी अल्फाबेट दबाओगे जो हाईलाइट है, जैसे ए दबाऊंगा तो अल्टर खुल जाएगा, ठीक है, ए दबाऊंगा तो डेबुक खुल जाएगा, फिर बी दबाऊंगा तो वाउचर खुल जाएगा। ऐसे हर अल्फाबेट जो जो हाईलाइट है उसको दबाने से वो पार्ट खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है। जी अब देखो यहाँ पे F4 दबाया तो कॉन्ट्रा आ रहा है, F5 दबाया तो पेमेंट आ रहा है, F6 दबाया तो रिसीट आ रहा है, F7 दबाया तो क्या जर्नल लिख के आ रहा है, F8 दबाया तो सेल्स लिख के आ रहा है, F9 दबाया तो परचेज लिख के आ रहा है। ठीक है। और F10 का मतलब होता है अदर वाउचर। F10 के आगे कुछ नहीं लिखा है। ठीक है। तो F10 पे हम लोग कल जाएंगे। पहले F4 से लेके F9 तक तो प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम F10 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं। सबको क्लियर है ये? जी चलो दोस्तों, अभी तक की जो टैली आपको बताई गई है, अभी तक की जो आप लोग को बताया है मैंने, ये एक बेसिक ऑफ टैली था, पार्ट 1। अब अगले क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तो आपको एंट्रीज इस पे सिखाऊंगा। ठीक है। तो सबके पास टैली होगी, नहीं तो डाउनलोड कर लेना और इन सब चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी बारीकियां पढ़ के आना। Alt F2 Alt F3 करके देखना, कंपनी क्रिएट करना है कैसे वो करना, कहाँ फोल्डर में जाकर करना, इस तरीके की चीजें प्रैक्टिस करके आओगे। ठीक है। जितना प्रैक्टिस करके आओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। क्लियर है भाई? जी चलो फिर आज के लिए यहीं पे। हाँ जी बोलो, कोई कुछ बोल रहे? सर F5 F6 F7 का शॉर्टकट नहीं लिखे सर, थोड़ा बताइएगा। मैम F4 कॉन्ट्रा होता है। किसी ने लिखा है? किसी ने लिखा है? जी सर बच्ची रो लिखा रही थी इसी कारण। एक मिनट तक, कोई बात नहीं। सत्यम लिखा है तुमने? हाँ भाई सर लिखा है, लिखा है ग्रुप ना, में तो भेज दो। फरवरी वाले ग्रुप में डाल दो। कोई एक आदमी उसका फोटो खींच के फरवरी वाले में डाल दो। रीता तुमको फरवरी वाले ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है। चलो मैं भी जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ, एक बार और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, विल मीट टुमारो।